नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, उसके बाद यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएसई और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड होकर रेगुलर फॉलो करें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे। एग्जाम हॉल में आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग आप स्वयं अनुभव करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग ही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है आपका @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का फर्स्ट आर्टिकल है हमारा एफएटीएफ से रिलेटेड है। बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट नेम है, आपको पता होगा इकोनॉमी में जब हम पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत हम इसको देखते हैं। तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जीएस पेपर सेकंड में रख सकते हैं आप इसको, जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के अंतर्गत जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो हमको पढ़ने हैं और उनके मैंडेट जो पढ़ने हैं, है ना, डायरेक्टली लिखा हुआ है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के आंसर में हम इसको कहीं पर कोट कर सकते हैं। तो अभी इसका रेफरेंस ये है कि अभी इनकी एक बैठक जो है, एनुअली जो बैठक होती है, वार्षिक बैठक जो होती है वार्षिक, उसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका चर्चा में है। अब इसमें किस किस तरीके के लोगों ने, मतलब कौन कौन से जो इसके मतलब प्रतिभागी हैं जिन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया है, तो देखिए मेन जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूएन हो गई और विभिन्न जो आपके राज्यों की मतलब देशों की जो सरकारी एजेंसियां हैं, उसके अलावा आप आईएमएफ है जो आपका, वर्ल्ड बैंक है आपका, और आपका इंटरपोल है। तो इस तरीके के आपके जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके जो प्रतिभागी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, ठीक है ना। और उसमें जो बात कही गई है, क्या कही गई है कि जो भी आपके पास डेटा है, जानकारी है, उसको आपस में साझा करें। जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितनी ऑनेस्टी से डेटा को शेयर किया जाएगा एक दूसरे देशों के साथ, उतनी जल्दी जो है आपका टेरर फंडिंग होता है और जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है उस पर रोक लगाई जा सकेगी, ठीक है ना। तो ये आपका डेटा शेयरिंग पे यहां पर जो है जोर डालते हुए दिखाई दिए, और जो आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो इसकी जो भी इसके इनपुट्स हैं उसको जो है रोकना है। इस तरीके का जो मनी का फ्लो है उसको रोकना है, क्योंकि सारे जो क्राइम्स हैं वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका रेफरेंस है और यही सब चीजें बताई जा रही है। बिल्कुल 4-5 पॉइंट इसमें हमको याद रखना है, दैट्स इट। तो यहां पर लिखा गया है कि ड्यूरिंग इट्स एनुअल ज्वाइंट जो एक्सपर्ट्स मीटिंग है, पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें वेरियस गवर्नमेंट के आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत जो भी प्रतिभागी उन्होंने भाग लिया। उसके अलावा जैसे यूएन हो गया आपका, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरपोल हो गया, इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। नॉर्मल सी चीजें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसके अलावा इन्होंने एक्सचेंज किए अपने व्यूज ऑन इश्यूज सच एज एथनिक और फंडामेंटली मोटिवेटेड। यही टेररिज्म का सबसे बड़ा आधार है, जो लिख भी दिया इन्होंने, एथनिक और फंडामेंटली मोटिवेटेड टेररिज्म, देयर ट्रांजिट लिंक्स, उनके ट्रांजिट लिंक्स, जहां से वो संक्रमण का दौर होता है, जहां से आवाजाही होती है उनकी, एनवायरमेंटल क्राइम, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इसको दो ही चीज से समझिएगा, इसके मैंडेट में लिखा गया है। पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता था, फिर जब आप देखेंगे 2000 के बाद का इसका दौर दिखाई देगा तो इसमें अमेंडमेंट होता है
है और इसको जो है कंटेम्परी बनाए रखने के लिए, इसकी जो उपयोगिता समय के हिसाब से बनाए रखने के लिए आने वाले टाइम पे टेरर जो आपकी फाइनेंसिंग होती है उसमें भी नियंत्रण करने के लिए इसको जो है सक्षम बनाया गया, इसके मैंडेट में उसको मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एफएटीएफ है वो पुट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इस पर इन्होंने क्या दिया है, जोर दिया है इस बार, है ना, कि जितने अच्छे ट्रांसपेरेंसी से ऑनेस्टली जो डेटा शेयर किया जाएगा तब ना उसमें हम कोई उपाय और उपागम जो है अपनाएंगे वहां पर। तो विच इज द की स्टोन फॉर अ वेल फंक्शनिंग और ऑफ AML CFT जो कॉम्बैटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो आपका टेरर फाइनिंग मतलब जो आपकी फंडिंग है, टेरर जो आपकी फाइनेंसिंग बता रहे हैं ना, टेररिज्म फाइनेंसिंग इन्होंने लिख रखा है, आतंकवादियों का जो वित्त पोषण का जो उपागम होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये यहां पर इसमें इन्होंने जोर दिया। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है, प्रेजेंट किया है, एन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क भी, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विधायी आप ढांचा तैयार करो, फ्रेमवर्क तैयार करो ताकि प्रिवेंट किया जा सके टेररिस्ट एक्सेस को टू वेपन्स एंड प्रोविजंस कवरिंग इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग। तो भैया ये सब जो है, चाहे आपका मतलब ये समझ लीजिए कि जो मानव तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे आपका ब्लैक मनी हो, जो आपका मतलब जाली नोटों का बिजनेस होता है, चाहे आपके इलीगल वेपन्स की जो तस्करी हो, है ना, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? जो आपका 2 नंबर का पूरा पैसा है जो चैनल के बाहर होता है उसको बोला जाता है कि वो आपका टेरर जो आपकी फाइनेंसिंग होती है उसका मेन आधार होता है, सोर्स होता है, तो उसी को रोकना है, दैट्स इट। अब जो इसकी मतलब एफएटीएफ का गठन हुआ था ये हमको पता होना चाहिए 1989 में, जो आपकी G7 कंट्रीज हैं, है ना, 1989 है वो, 1989 में G7 कंट्रीज ने यहां पर इसके गठन का प्रावधान जो रखा था, और ये जो है आपका इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब विभिन्न सरकारों के बीच में इसका इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होता है ना, तो इसलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल बॉडी भी बोला जाता है, उसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखिएगा। अब ये किस तरीके की बॉडी होगी खुद ही सोचिए, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। क्या है? पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, विच वर्क टू जनरेट द पॉलिटिकल एंड नेसेसरी टू ब्रिंग लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एट नेशनल लेवल्स इन वेरियस फील्ड्स। तो देखिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी जो आपका वित्त पोषण का साधन है, चाहे वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का आधार है, तो उनको रोकने के लिए विभिन्न सरकारों को भी उनके नीति निर्माण में रेगुलेटरी जो भी प्रोविजन बनाने में हेल्प करेगी वो, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी जो भी रिफॉर्म करने होंगे राष्ट्रीय स्तर पर देशों के अंतर्गत, वो वहां पर अपनी एडवाइस देगी उनको, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इसका जो सेक्रेटरीएट है, देखिए इसकी जो मतलब स्थापना हुई थी पेरिस में ही हुई थी, और जो ओईसीडी का आपका पेरिस का मुख्यालय है वहीं पर इसका सेक्रेटरीएट भी है ना, सेक्रेटरीएट भी है, सचिवालय भी है, ठीक है। इसके बाद एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशन थी उसको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया 1990 में, आपको पता है अब 1991 से पूरे विश्व में एलपीजी का एरा स्टार्ट हो जाएगा, ये सब दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ठीक है ना। देन रिवाइज्ड इन 1996 में रिवाइज किया गया, 2001 में, 2003 में, 2012 में, क्यों? इंश्योर करने के लिए दैट दे रिमेन रेलेवेंट एंड अपडेटेड, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की व्यवस्था है, एंड दैट देयर ऑब्जेक्टिव्स रिमेन यूनिवर्सल। उसके बाद ये बोला गया कि जो इनिशियली इसको सेटअप किया गया था, मैंने पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए ऐसे मेजर्स को जो डील कर सके मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग बार बार बताता हूं, आप कपड़े देते हैं लॉन्ड्री वाले को, कैसे देते हैं? गंदे होते कपड़े वो वहां ले जाता है, साफ करके प्रेस करके देता है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। वैसा ही आप समझिए 2 नंबर का पैसा है, टैक्स 7 कंट्रीज में ले गए। मान लीजिए ये एक कंट्री है इंडिया से वो ले गए आपके कहां? पनामा ले गए। अब पनामा में क्या है कि आपका टैक्स 7 कंट्रीज है, तो अब वहां पर जाके उन्होंने ये शो कर दिया कि हमने कैपिटल यहां से गेन किया, चैनलाइज करके वापस इंडिया ले आए, तो वो क्या किया उन्होंने? 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट कर लिया, लॉन्ड्रिंग कर दी, इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। इसमें लेयरिंग की जाती है पहले, है ना, फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, मेन जो आपका मनी सप्लाई वाला डोमेन होता है ना, इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, रटने वटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लिष्टता जो है उसको बिठाने की जरूरत नहीं है दिमाग में, कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपको जनरेट नहीं करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में समझना है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह, ठीक है ना। और यहां पर लिखा गया है कि ये इसके अंतर्गत अप्रैल 2012 में एक चीज और ऐड की गई, कैसे? समय के संदर्भ में अद्यतन बनाने के लिए, उसको कंटेम्पररी बनाने के लिए, रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इन्होंने इंक्लूड किया ऐसे एफर्ट्स को भी जो बैन करेंगे फंडिंग फॉर द
proliferation of weapons of mass डिस्ट्रक्शन। आप देखिए इस तरीके का मास डिस्ट्रक्शन जो है वो किया जा रहा था वेपन्स के द्वारा, है ना। तो जो आपका मतलब प्रसार है हथियारों का, है ना, जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसको रोकने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन देखते हैं आप, है ना, एनपीटी, सीटीबीटी ये सब पढ़ते हैं ना, वैसे ये आपके हथियारों को मैक्रो पर्सपेक्टिव में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अभी अगर देखा जाए तो एफएटीएफ के 39 मेंबर्स हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप मैप में देख जाइएगा। इसमें आपकी पूरे विश्व की जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, जो भी आपकी बॉडीज हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। इट्स मेंबर रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल सेंटर, मैंने पहले ही बता दिया, जो अधिकांश वित्तीय केंद्र हैं, है ना, जो भी वित्तीय केंद्र महत्वपूर्ण है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स जो आपके सुपरवाइजर्स के स्टेटस में भी होते हैं और एसोसिएट मेंबर्स भी इसके अंतर्गत शामिल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है इसमें देखिए 2 चीजें, एक ग्रे लिस्ट और एक आपकी ब्लैक लिस्ट। देखिए इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी बात हो रही थी पाकिस्तान की, महीने 2 महीने पहले के करंट अफेयर्स में रहा होगा। अब ये चीज जैसे ही देखा हमने, तुरंत हमारा वो पन्ना हमको याद होना चाहिए कि कहां पर हमने ग्रे लिस्ट, इसीलिए बोलता हूं मैं, पन्ने लिख के एक पन्ने में एक ही टॉपिक लिखना है, छोड़ देना है, वहां पर हमको पैसे नहीं बचाना है। पन्ने को भरपूर यूज करिए, दूसरी जगह में पैसे बचाइए जो फालतू जगह हम खर्च करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जीवन है हमारा, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है कि एनी कंट्री ज्वाइनिंग द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी देश को अगर इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया तो इसका मतलब यह कि वो देश जो है आतंकवादी फंडिंग का स्रोत है और मनी लॉन्ड्रिंग भी वहां से ऑपरेट की जा रही है ना। तो इस दोनों तरीके के जो है इलीगल जो आपके मतलब वहां पर प्रावधान देखे जा रहे हैं, तो फिर उसको देखा जाता है, इस तरीके की कार्यवाही देखी जा रही है कि इलीगल जो है कार्यवाही वहां पर की जा रही है टेरर फंडिंग के अंतर्गत भी और मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब इसके बाद जो ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट का मतलब यह होता है कि जिस भी कंट्री को यहां पर शामिल कर दिया गया, अब उसको जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन वगैरह नहीं देंगे, असिस्टेंस नहीं देंगे। जैसे आप देखते होंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है आपका वो सॉफ्ट लोन देता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका क्या है, आईएमएफ वगैरह है, वो किस पे काम करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब क्राइसिस होता है तो वो फंडिंग करता है। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो वो उनको फिर असिस्टेंस नहीं देते, जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। दैट्स इट, इतना ही जानना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर बताया गया है, बहुत अच्छे से मतलब चार्ट बनाया गया है, इसको आप लोग देख जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, ये भी जीएस पेपर 2 से लिंक्ड है, आपका एससीओ का ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, है ना। तो ये आप पेपर 2 में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये कल्चरल डिप्लोमेसी के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है ना। एक किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, राष्ट्रों के संदर्भ में जो कल्चरल डिप्लोमेसी होती है ना, उसके अंतर्गत जो है भावनात्मक जुड़ाव होता है दोनों देशों के नागरिकों के बीच में, तो वहां पर संबंध जो और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, उसी को यहां पर मोबिलाइज किया जा रहा है। तो मिस्टर एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं और प्रेसिडेंट जो है आपके एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के, इन 2020 हेल्ड द फर्स्ट एससीओ's ऑफलाइन इंटरनल एग्जीबिशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज ड्यूरिंग द 19th मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स हेल्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर्मेट इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए अभी क्या किया गया, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो आपके एससीओ परिषद के जो आपके अध्यक्ष हैं और जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा और जो भी उनके देश के शासनाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 19वीं बैठक के दौरान साझी बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की गई न्यू दिल्ली से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो रेफरेंस हो गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए बुद्धा डिप्लोमेसी भी बोला जाता है। बिल्कुल एंशिएंट टाइम पे, अशोक जी के टाइम से आप देखिए कि जो उनके पुत्र और पुत्री थे, संघमित्रा हो, राहुल हो, तो उनको जो है वो क्या एक पद देके भेजते थे ना बाहर, कौन सा पद देके भेजते थे बताइएगा, महामात्या है, अमात्या, क्या क्या बोलते थे उसको, तो जो आपका पद देके उनको भेजा जाता था, है ना, तो दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है उसी टाइम से, चाहे आप इंडिया के, जैसे ये इंडिया हमारा, तो इधर साउथ ईस्ट एशिया में पूरे चले जाइए, अब आपको वेस्ट एशिया भी दिखाई दे रहा है, ये आपका सेंट्रल एशिया भी दिखाई दे रहा है, तो यहां तक इतना जो है बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखा जाता है। तो वो आपका कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चरल इंटरेक्शन, कल्चरल जो क्लोजनेस है ना, उसको मोबिलाइज करके
करके एक दूसरे के संबंधों को प्रगाढ़ किया जाता है। उसी के संदर्भ में आप इसको देखेंगे। इसके बाद जो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो क्या बताए जा रहे हैं कि ये जो एससीओ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, अब इसमें करेंगे क्या, आप नॉर्मली सोचिए इंडिया की जो साइट्स हैं उनको शो किया जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया अभी सदस्य बने, किस वर्ष बने हैं बताइएगा। लास्ट में इनको दो को शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया है, 2016 में, 17 में, 18 में, किस बैठक में, वो याद होना चाहिए। एक वो स्टेटमेंट हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा एससीओ का गठन कब हुआ, 96 में, 98 में, उसके बाद लास्ट में एक मेंबर और शामिल होता है 2001 में, बताइएगा कौन सा होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया के KKTTU है आपका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इसमें कौन सा एक देश जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, वो याद रखना है हमको। फिर यहां पर कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री है ये देखना। ये तरीका है प्रीलिम्स की तैयारी करने का। अब अभी मैं कमेंट देखता हूं, सर ये यूपीएससी के लिए काफी है क्या, कैसे काफी कैसे आप लोग समझ जाते हैं, मतलब क्या किलो वाट से लेके तौलते हैं क्या। आप देखिए ना 3 महीने 4 महीने का जो वीडियो है अगस्त से लेके अभी तक, बताइए कौन सा क्वेश्चन। अभी मेंस होने वाला है यूपीएससी का, आने दीजिए पेपर, मैं बताऊंगा आपको कहां से क्वेश्चन आ रहा है। प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं। अब आंखें खुली रखना, वीडियो देखने के लिए नहीं देखना कि यार आधे घंटे का वीडियो है, किसी तरीके से डबल की स्पीड करके देख लो तो मानसिक शांति हो गई। ईमानदारी से पढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, विश्वास रखिए, और जो रेगुलर देख रहे हैं उनको फील भी हो रहा होगा। और आजकल मतलब आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग, शुभम जी आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं, संगीता जी ने बताया एग्जाम है, फिर भी आप 15 मिनट निकाल के एक आंसर लिखिए। इन आदतों को छोड़िए मत, यही होता है। प्रीलिम्स आ गया, आंसर राइटिंग छोड़ दिए हम, क्यों छोड़ दे भैया, खाना खाना थोड़ी छोड़ते हैं। हाँ, जो नॉर्मल हमारा है, नहाना है, वॉश करना है हमको, या जो भी दैनिक क्रियाकलाप है उसमें तो कोई हम मतलब अपसेंट नहीं करते हैं किसी भी तरीके का। यहां क्यों करते हैं कॉम्प्रोमाइज, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रेगुलर बनाए रखिए, इसमें बहुत ताकत है। चाहे एक आंसर लिखिए, लिख के तो देखिए 90 दिन, हाँ, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या आपको दिखाई देता है, खुद के अंदर क्या सुधार है। क्योंकि जो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं ना, वो दूसरा आदमी नहीं, क्योंकि आप अपने आप को ईमानदारी से जानते हैं। ये हमेशा याद रखिए। सर मोटिवेशन के लिए कुछ बताइए, अरे मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। ऐसे वीडियो बने हुए हैं, लोग टिकटॉक बना के डाल देते हैं, IAS IPS की फोटो लगा दिए, गाना चल रहा है उसमें, हाँ, मूवीज का, ठीक है ना। तो वो सबसे मोटिवेशन जो है ना टेम्परेरी होता है, ठीक है ना, अंदर से लाइए वो फीलिंग, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है ना। और बिल्कुल पर्याप्त है यूपीएससी के लिए, स्पेसिफिकली मैं यूपीएससी के लिए मेहनत करता हूं। अभी मैं बाहर हूं, घर के अपने पर्सनल, मेरी भांजी की अभी शादी वगैरह है तो मैं बाहर हूं, फिर भी मैं वीडियो भलाई लेट हो जाए, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भलाई वीडियो लेट आएगा, आपको क्रिस्प चीज मिलेगी, बिल्कुल जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना विश्वास बनाए रखिए, है ना, ये मेरा आपसे विनम्र क्या है, निवेदन है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका लिखा गया है कि ये जो आपका ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इसमें क्या करेंगे बताइए। जो सारे देश हैं वो अपने अपने यहां जो बुद्ध सर्किट है, बुद्ध से संदर्भित जो आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको शो करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कोविड के कारण जो है ये जो आपका टूरिज्म वाला भी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, हर सेक्टर प्रभावित हुआ है। लेकिन आप देखिएगा जरा न्यूज में स्टॉक मार्केट को, कि हमारा इंडिया का मार्केट अब लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। मतलब आज जो है आप देखेंगे कि वो और भी जो है ऊपर की ओर जाता ही जा रहा है। कैसे जा रहा है भैया, हर बैंक रो रहा है कि हमारी बैलेंस शीट खराब है, हमारे पास एनपीए बढ़, फिर भी आपके शेयर ऊपर है। इन चीजों को देखना जरूरी है, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमको समझने की जरूरत है। ये सब इंटरव्यू में काम आएगा आपको, है ना। सारी चीजें जो है किताबों में नहीं होती, हमको अपने से समझना पड़ता है ना। एक होता है दूध, एक होता है क्या, घी, एक होता है आपका मक्खन। तो हमको मक्खन निकालना है, ऊपर वाली परत नहीं। समझ रहे, मेरी बातों को थोड़ा गौर किया करिए बाद में जब वीडियो खत्म हो, कि मैं क्या आपके साथ जो है वहां पर कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, संप्रेषित करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि ये जो आपका प्रदर्शन किया गया है ये किसके सहयोग के द्वारा, तो जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली द्वारा पहली बार विकसित और संपन्न किया गया है। ये जो आपकी प्रदर्शनी की बात किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, एक लाइन ये नोट डाउन करके किनारे करिए। इसके बाद ये जो एग्जीबिशन है इसमें क्या शोकेस किया जाएगा, तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज लाइक 3D स्कैनिंग, वेब जीएल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल स्पेस यूटिलाइजेशन, इनोवेटिव क्यूरेशन एंड नेशनल जो आपकी मेथोडोलॉजी होगी, नरेशन जो आपकी क्या होगी, मेथोडोलॉजी होगी, ठीक है ना। नरेशन करने वाली, नरेट करने वाली जो भी आपकी मेथड्स वगैरह होंगी उनको अपनाया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा
ये जो आपकी ऑनलाइन जो भी आपकी म्यूजियम है ना, इंडिया के अलावा, तो मतलब इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में जैसे भारत के जो साइट्स है उनको शो किया गया, तो उसके अलावा जो म्यूजियम है आपके कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, उसके बाद रशिया है, ताजिकिस्तान है ना, तो सारे मेंबर्स का नाम ले लिया गया यहाँ पर, और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस इंटरनेशनल ऑनलाइन एग्जीबिशन में। तो क्या याद करने की जरूरत है, नॉर्मल है ये पॉइंट आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, तो सीधी बात है कि जो आपका बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, मैंने पहले ही बोला कल्चरल डिप्लोमेसी कीवर्ड है, एंड आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया प्रमोट्स द इंस्ट्रक्शंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू ईच अदर। नॉर्मल सी चीजें एक दूसरे को करीब लाने के लिए आपका ये एक क्या है, आयाम है। इसके अलावा द ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन प्रेजेंट्स विजिटर्स विद एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, एप्रिशिएट एंड कंपेयर बुद्धिस्ट आर्ट एंटीक्विटीज फ्रॉम एससीओ कंट्रीज। जैसे आप गांधार कला देखते हैं, मथुरा कला देखते हैं, ये सब देखते हैं ना आप लोग, तो वही संदर्भ समझिएगा आप इसका, ठीक है ना। तो उनमें कंपैरिजन, तो उसमें R&D हो सकेगा और खोज हो सकेगी, तो उस समय कल्चर के बारे में और जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और जैन और बुद्ध जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अब यहां पर आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आज ही आप जैन और बौद्ध धर्म को उठाइए, चाहे गूगल करिए चाहे एनसीईआरटी से पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल के बाहर रख लीजिए, है ना, ठीक है। उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखना, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है, कोई नए क्वेश्चन, नए डोमेन नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर बताया गया है कि जो भी उनकी एंटीक्विटीज है ना, तो एससीओ कंट्रीज में, तो उनके अंतर्गत जो है उनको एक दूसरे से कंपेयर करना, उनकी सराहना करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनके लिए ये एक आपका उत्कृष्ट अवसर के रूप में जो है वो उपलब्ध कराएगा। नॉर्मल सी चीज है, विजिटर्स जो है, आगंतुक जो होंगे प्रदर्शनी के अंतर्गत जो है एक ही मंच पर सब कुछ जो है देख पाएंगे, है ना, सिंगल प्लेटफॉर्म पे, और एक मतलब सिंगल प्लेटफॉर्म में देख पाएंगे, तो उनके समय की, पैसे की, सब चीजों की बचत होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एनालिसिस वगैरह की। सच multinational online exhibitions have the potential to connect, heal and regenerate different communities in times of current pandemic। सीधी बात है कि भैया एकता के लिए ये काम करेगा ना, एकता के आधार के रूप में काम करेगा, तो सब एकजुट होकर जो है पैंडेमिक का सामना भी कर पाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि देखिए पैंडेमिक के अंतर्गत कई तरीके से, कि जैसे मान लीजिए कि साइट्स को विजिट नहीं कर रहे हैं लोग, टूरिज्म, तो अब ऑनलाइन डोमेन में सब कुछ आता जा रहा है, तो वहां से उनकी इनकम भी जनरेट हो सकती है, एक दूसरे के बीच में संबंध भी प्रगाढ़ हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनली हमको यहां पर सोचना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन है गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द आर्टिस्टिक वेल्थ डिस्प्लेड इन वेरियस म्यूजियम अक्रॉस एशिया एंड रिप्रेजेंट्स गुंथी आर्टिक, जो आर्टिस्ट एक्सेलेंस है आपका, है ना, जो भी आपका वो जो आपकी ऐतिहासिक जो आपकी कलाएं हैं, है ना, जो आपकी कला और संस्कृति है, तो उसकी उत्कृष्टता को, उसके विकास के संदर्भ में जो आयाम है उनको वहां पर प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, जो आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जो भी आपकी गुंथी कलात्मक उत्कृष्टता है उसका ये रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व भी करती है। और बौद्ध धर्म की जितनी भी आपकी स्ट्रीम्स है, हीनयान, महायान, ये सब आप लोग सुनते हैं ना, तो ये इसके अंतर्गत, जैसे जैन है, बौद्ध है, तो इसके अंतर्गत जो सेक्ट वगैरह हम सुनते हैं, ठीक है, जैनों में जैसे श्वेतांबर हो गए, दिगंबर हो गए, इसमें जो आपके क्या हो गए, महायान हो गए, हीनयान, कौन ऑर्थोडॉक्स है, कौन जो है उनको मूर्ति के रूप में पूजे जाने लगा, फिर बाद में मांस वांस भी खाने लग गए लोग, तो किस तरीके से परिवर्तित संदर्भ में लोगों ने परिवर्तित रूप में इसको जो है वहां पर एक्सेप्ट किया, ये सब चीजें हमको देखने की जरूरत है। कंपेयर करके एक चार्ट बना लीजिएगा, फुर्सत हो जाएंगे हमेशा के लिए इस टॉपिक से, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, स्पेशलिटी क्या है, तो विजिटर्स देख सकेंगे इंडियन बुद्धिस्ट जो भी आपकी स्टेट्स हैं, स्टैच्यूज हैं, जो आपके प्रारूप जो हैं आपके गांधारा और मथुरा स्टाइल के, नालंदा, अमरावती, सारनाथ एटसेट्रा, इन 3D जो आपके वर्चुअल फॉर्मेट है, तो फीलिंग वहां पर बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो यहां पर उस संदर्भ में आप इसको देखिएगा। उसके अलावा पाकिस्तान हॉल जो है आपका डिपिक्ट करता है द लाइफ एंड बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गौतम बुद्धा थ्रू अ कलेक्शन ऑफ इंप्रेसिव गांधार आर्ट, जो आपका मतलब मटेरियल्स है फ्रॉम म्यूजियम्स इन कराची, लाहौर, तक्षशिला, इस्लामाबाद, स्वात और जो आपका पेशावर है ना, ये तो वैसे भी बहुत फेमस साइट है आपकी, ठीक है। इसके बाद जो आपका These include the fast of Siddhartha and footprint of Buddha from Sikri, the mediative Buddha from Shahri Behloi, the miracle of Sravasti from Gandhara। नॉर्मल सी चीजें, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसको आप जो है कॉर्नर में रख सकते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है। इसके अलावा यहां पर लिखा गया है, सब फैक्चुअल जानकारियां दी जा रही हैं यहां पर, कि जो आपके वंडर्स हैं बुद्धिस्ट आर्ट के फ्रॉम एंशियंट, जो आपके टर्मेज हैं, जो आपके क्या है
जो आपके कारा टेपा है, फयाज टेपा है ना, तो हेरिटेज के रूप में है ये सब जो साइट्स हैं, तो उनके अंतर्गत भी उनको भी जो है वहां पर देखा जा सकेगा जो उज्बेकिस्तान के हॉल में अवस्थित है। इसके अलावा मोर देन 100 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट ओरिएंटल आर्ट म्यूजियम मॉस्को की बात कर रहे हैं, डेपिक्ट्स द बुद्धिस्ट बेरियत आर्ट ऑफ रशिया थ्रू पैटर्न्स, कस्टम्स, मोनास्टिक ट्रेडिशन एंड एटसेट्रा। तो अब ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको आप किनारे कर लीजिए कि क्या क्या है, कौन कौन सी, अब रशिया के बारे में बता रहे हैं, बरियात कला है ना, उज्बेकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब कॉर्नर में रखना, ये प्रीलिम्स में फ्रेम किया जा सकता है क्योंकि ये न्यू डोमेन होगा आपके जो किताबों में नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा द एग्जीबिशन ऑल्सो शोकेस, मतलब वहां पर यह भी दर्शाया गया, दिखाया गया रेयर बुद्धिस्ट आर्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वेरियस हेरिटेज साइट्स एंड म्यूजियम्स ऑफ कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ठीक है ना। आपको पता है कि जो सेंट्रल एशिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा यूरेनियम का भंडार भी है, कजाकिस्तान वगैरह के बारे में आप जानते होंगे, जो आपका यूरेनियम का भंडार वगैरह है, तो भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फ्यूल की जरूरत है और मार्केट की भी, तो हमारे लिए वो ये एरिया जो है उस हिसाब से भी जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। इसके बाद एससीओ के बारे में बताया जा रहा है, तो भैया 2001 में इसको स्थापित किया गया, परमानेंट जो आपकी गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, है ना, क्षेत्रीय आपका ये संगठन है, और ये आपका कैसा यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यही कीवर्ड है इसका। विच एम्स, इसका उद्देश्य क्या है, मेंटेन करना शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बनाए रखना क्षेत्र के संदर्भ में, शांति, सुरक्षा और स्थिरता मतलब पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, बनाए रखना, है ना, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से ही लिंक होगा, ये आपका सीधा सीधा पार्ट है आपका, है ना। तो इलेक्शन शुड बी रीहेल्ड इन केस वेयर नोटा गॉट मोस्ट वोट्स पिटीशन। देखिए मैं पहले समझा देता हूं, नोटा का मतलब क्या है, नोटा का मतलब क्या है भैया, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। अब देखिए ये मांग उठी, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, आप और हम चुनते हैं, कहने का मतलब क्या, किसकी, मतलब किसका निर्णय होता है, वो जनता का, जनादेश बोलते हैं, मतलब जनता का आदेश है, जनता की सरकार जनता के द्वारा चुना गया, यही तो आप समझते हैं ना डेमोक्रेसी से। तो अब आप समझिए कि अगर किसी को नोटा ज्यादा मिला और नोटा बहुत ज्यादा मिला और नोटा की वजह से वो हारा, इसका मतलब क्या कि पूरे देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जिस तरीके से राइट टू चूज है आपका अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, तो क्या राइट टू रिजेक्ट नहीं आएगा उसके अंतर्गत, बिल्कुल भी आएगा। आप क्या मतलब चूज कर रहे हैं, रिजेक्शन चूज कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उसके अंतर्गत ही आएगा कि नहीं, इस चीज को सोचिएगा। वही यहां पर मैटर है कि भैया अगर नोटा से कोई व्यक्ति हार गया तो उसको जो है आगे चुनाव लड़ने से मना कर देना चाहिए, है ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और नोटा के वजह से मतलब अगर किसी जगह कोई इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वापस से इलेक्शन कराना भी चाहिए, है ना, वहां पर फिर मतलब जो है वापस से री इलेक्शन कराया जाना चाहिए। यही दो टॉपिक की चर्चा इसमें की गई है। अब यहां पर एक लॉयर हैं, वो आपके सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने पिटीशन लगाई और इशू रेज किया कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, है ना, शुड टेक प्लेस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर नोटा रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, कि भैया नोटा जो है वो मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ वोट्स वहां पर मिल जाए, नोटा जो है ज्यादा से ज्यादा लोग चुन ले, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी वहां पर जितने सदस्य हैं वो जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वापस से आप चुनाव करवाइए, है ना, क्योंकि अगर आप वापस चुनाव नहीं कराएंगे इसका मतलब ये कि जनता के आदेश को आपने माना नहीं। ये एनालिसिस का टॉपिक है, समझिएगा इसको, बिल्कुल डेमोक्रेसी को कोर में रख के समझिए, बिल्कुल इजी गोइंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा यह बोला गया कि किसी भी उम्मीदवार को फिर जो नोटा से हार गया उसको वापस से चुनाव में मतलब कंटेस्ट करने की जो है अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद आर्गुमेंट क्या दिए गए, जो आपके तर्क दिए गए याचिका में वो बताया जा रहा है। तो पहला इनका जो आर्गुमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज चूज कैंडिडेट्स विदाउट कंसल्टिंग वोटर्स, बिल्कुल ठीक बात है, विदाउट वोटर्स के कंसल्टेशन के वो चूज करते हैं, विच हैज अ ट्रूली अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है, अलोकतांत्रिक नहीं है। जब आप हमारे लिए चुन रहे तो हमसे तो पूछा जाना चाहिए ना भैया, और हमने रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब हमको पसंद नहीं है, दूसरा लाओ, ईमानदार लोगों को लाओ, इससे जो है ये भी पता चलता है कि ये पसंद नहीं तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे ड्रॉबैक होगा, तो कहीं ये भ्रष्ट तो नहीं है, करप्ट तो नहीं है, ये क्रिमिनल तो नहीं है, है ना, ये सब चीजें यहां पर आपको रख के चलना है। इन रिटर्न इफ द वोटर जो है आपके रिजेक्ट कर देते हैं अगर इन कैंडिडेट्स को बाय वोटिंग फॉर नोटा को वोट करके, तो पार्टीज जो है उनको चाहिए कि वो उनको बैन कर दें, बैड फ्रॉम
contesting them again in the new election, the parties must accept that voters have already made their dissent clear. बिल्कुल सही बात है, डिसेंट दे दिया, असहमति दे दी गई वहां पर, है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद राइट टू रिजेक्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था उसी के बारे में अब फैक्चुअल जानकारी। तो लॉ कमीशन ने भी पहली बार जो प्रस्ताव रखा था राइट टू रिजेक्ट का 1999 में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज है। इंपॉर्टेंट डोमेन है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको रखेंगे हम, तो वहां से जो है एनालिसिस में कहीं हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सिमिलरली फिर इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, है ना, जो आपका किसमें है, आर्टिकल कौन सा है, 324 है। तुरंत चीजें याद आनी चाहिए अब, है ना, मैं रेगुलर इसीलिए आर्टिकल भी कोट करता हूं, मैं जहां मौका मिलता है जो भी आपकी उससे जुड़ी हुई पेरीफेरी में इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुरंत डिलीवर करता हूं, ठीक है ना। तो 2001 में इलेक्शन कमीशन ने भी बोला, अंडर जेम्स जो आपके लिंगदो थे, कंटेम्पररी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उन्होंने सपोर्ट किया था राइट टू रिजेक्ट को, एंड देयर आफ्टर 2004 में इट वाज सपोर्टेड इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय टीएस कृष्णामूर्ति, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये चुनाव सुधार के अंतर्गत इस पॉइंट को रखा गया है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा के लिए हमारे लिए, फोर्थ पेपर में भी यहां से क्वेश्चन बनता है, उसको कैसे डील करते हैं किसी दिन अलग से एक वीडियो बना के मैं आपको डिक्टेट करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर पिटीशन में यह भी बोला गया है कि the petition stated that the background paper on electoral reforms prepared by the law ministry in 2010 proposed that if some percentage of voters were negative, the election result should be nullified and fresh election should be held। तो ये चार तर्क दिए गए अपनी याचिका को क्या बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए। ये सारे फैक्ट्स आप एक एक लाइन में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर लिखा गया कि नोटा का यूज जो है फैक्चुअल जानकारी प्रीलिम्स के हिसाब से, कि सबसे पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में यूज किया गया 2013 में, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इनोवेशन लाया गया था। इसके अलावा फिर नेक्स्ट ईयर 2014 में नोटा का यूज किया गया राज्यसभा के चुनावों में भी, है ना, बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सीधी बात है, अब आप खुद ही सोचिए कि क्या इंपॉर्टेंस होगी। पहली चीज कि द राइट टू रिजेक्ट एंड इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट विल गिव पीपल द पावर टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन। तो जैसे हम संतोष व्यक्त करते हैं वैसा ही हमको असंतोष व्यक्त करने का भी आधार होना चाहिए लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में। ये उचित तर्क है या नहीं, बिल्कुल उचित है। दूसरी चीज, द राइट टू रिजेक्ट विल चेक करप्शन, मैंने पहले ही बोला, क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिसिज्म, कम्युनलिज्म, जो भी आपके राजनीतिक आप भ्रष्टाचार के अंतर्गत रख सकते हैं, उन आयामों के बारे में हमको वहां से खबर होगी, तभी तो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। पार्टीज विल बी फोर्स्ड टू गिव टिकट्स टू ऑनेस्ट एंड पैट्रियोटिक कैंडिडेट्स, जो आपके देशभक्त और ईमानदार उम्मीदवार है उनको पार्टी टिकट देने के लिए बाध्य हो जाएगी। मजबूर जैसे वर्ड आप यूज मत करिएगा, बाध्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये भी जीएस पेपर 2 से आपका डायरेक्टली लिंक्ड है। एमएलसी जो आपके मतलब एमएलसी है, डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, तो विधान परिषद के जो आपके सदस्य हैं उनको मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए जो है अयोग्य घोषित किया गया। नॉर्मल सी चीज है, सदस्यों की अयोग्यता से संदर्भित आर्टिकल्स आपको पता होंगे। 105 है आपका जो आपके सेंट्रल के लिए है, और 194 आपका किसके लिए है, जो आपके स्टेट के लिए। उसके अलावा जो इसमें बात की जा रही है वो मंत्री पद के लिए की जा रही है। तो जो मंत्री परिषद की व्यवस्था है वो आर्टिकल 75 में, तो यहां कहां होगी, 164 में, और वहां जो है आर्टिकल 361 में जो आपकी कुछ उन्मुक्तियां हैं वो भी आपका यहां पर क्लैश में ये आर्टिकल्स आएंगे, है ना। तो अब यहां पर रेफरेंस देख लेते हैं कि इन अ मेजर सेटबैक टू बीजेपी लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर जो है आपके एएच विश्वनाथ हैं, जो जिनको कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है कि दैट एमएलसी डिस्क्वालिफाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ द हाउस कैन नॉट बी मेड मिनिस्टर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब फिर आ गया 10th शेड्यूल, वही 1985 वाला 52nd अमेंडमेंट, राजीव गांधी सरकार वाला, ठीक है ना। अब समझिएगा कि भैया जब आपकी सदस्यता ही खत्म हो गई, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो कैसे मंत्री बन जाओगे। अब जो पहले सदस्य बनेगा वो मंत्री बनेगा ना, वो मंत्री बनेगा ना। सांसद सब होते हैं, मंत्री थोड़ी सब होते हैं। इन चीजों से आप सहमत है कि नहीं, वही बातें यहां पर की जा रही। की पॉइंट्स क्या है इसमें कि जो आपकी बेंच है, चीफ जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस जो है आपके अभय श्रीनिवास ओका और जो जस्टिस विश्वजीत शेट्टी हैं, उन्होंने यहां पर आदेश दिया जब वो सुन रहे थे ये जो आपकी याचिका दायर की गई थी एडवोकेट एएस जो आपके हरीश हैं उनके द्वारा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी है ये, न्यूज में था इसलिए पढ़ना पड़ गया। इसके बाद विश्वनाथ ने यहां पर जो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन को मतलब प्राप्त किया है, जो उनको अयोग्य जो दर्शाया गया है या अयोग्य घोषित किया गया विश्वनाथ को, किन आर्टिकल्स के अंतर्गत, आर्टिकल 164 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी के अंतर्गत, उसके अलावा आर्टिकल 361 बी के अंतर्गत, है ना। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, इस तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ना है जो न्यूज में आए, ठीक है ना। तो वो संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल
एंड्स इन जो आपका मई 2021 में। तो भैया इन आर्टिकल्स के अंतर्गत इनको अयोग्य घोषित किया गया था। मई 2021 तक जो है ये अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। इसीलिए जो बोला जा रहा है कि भैया मंत्री कैसे बना दोगे आप, वहां से अयोग्य घोषित कर दिए। लेकिन बात तो वही है ना, कोई जो चुनाव में मतलब जिताता है, मतलब कोई उसको सपोर्ट करता है मंत्री बनाने में, तो मंत्री भी उसको वादा करते हैं भैया चुनाव जीत जाएंगे तो आपको फलना जो है ये वाला जो है जो आपको सेक्टर दे देंगे, आपको ये वाली मिनिस्ट्री देंगे। इस तरीके की चीजें आपको पता होंगे ना, लिखने लायक नहीं होती, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, ये सब चीजें। इसके बाद एट द सेम टाइम द अदर टू जो आपके लेजिस्लेचर्स हैं, जो आपके आर शंकर और एमटीवी नागराज है, हैव गॉट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, उनको रिलीफ दिया है कोर्ट ने। द कोर्ट स्टेटेड दैट ड्यू टू देयर बीइंग इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर डिस्क्वालिफिकेशन वुड नो लॉन्गर अप्लाई व्हाइल विश्वनाथ वाज नॉमिनेटेड, ठीक है ना, जबकि जो आपका विश्वनाथ को वहां पर नॉमिनेट किया गया था। नॉर्मल से चीजें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब ये दोनों आर्टिकल्स के बारे में जानने की जरूरत है हमको, तो लिखा गया है सीधा सीधा 164 जो आपका 1B है, जो आपका आर्टिकल है, उसमें लिखा गया है एनी असेंबली मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द स्टेट विच हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ डिक्लेयर्ड, क्या लिखा है, इफ डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड, अगर उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया किसी भी सदस्य को उस हाउस के, तो अंडर द 10th शेड्यूल, मतलब 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही तो करेंगे उसको अयोग्य घोषित, तो फिर वो जो है आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है ना। जब मतलब जब तक कि उसकी अयोग्यता जो है समाप्त ना हो जाए, जैसे यहां पर मई 2021 की बात की जा रही थी, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है जो आर्टिकल 361 सब क्लॉज बी है, उसके अंतर्गत लिखा गया है कि कोई भी मेंबर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है और उसको 10th शेड्यूल के अंतर्गत जो है, मतलब जो 10th जो आपका शेड्यूल है उसके अंतर्गत क्या किया गया है, उसको डिस्क्वालीफाई, ये आर्टिकल मत रखिएगा 10th शेड्यूल के अंतर्गत कौन सा, बस 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो जब से उसको किया गया है डिस्क्वालीफाई और जब तक की अवधि तक के लिए किया गया, तब तक वो किसी भी सदन में क्या नहीं करेगा, राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा, ठीक है ना, अयोग्य हो जाएगा। वही लिखा गया है यहां पर कि क्या लिखा गया है कि मान लीजिए किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है अंडर 10th शेड्यूल फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिस्क्वालिफिकेशन टू द डेट ऑफ टर्मिनेशन एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस और अंटिल द डेट ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड इलेक्टेड इन द इलेक्शन टू बी हेल्ड विच एवर इज अर्लियर, एनी पर्सन विल ऑल्सो बी डीम्ड डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड अ बेनिफिशियल आपका पॉलिटिकल पोस्ट। नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको देख जाइएगा, ठीक है ना, और थोड़े थोड़े दो लाइन में इसको लिखिएगा आप। इसके संदर्भ में ये जो रिलेटेड केस है उसके बारे में बता रहे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, कहानी हमारे लिए। 2019 में विश्वनाथ जो थे उन्होंने कंटेस्ट किया बाई इलेक्शन में बीजेपी की टिकट से और वो क्या हो गए, हार गए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ही वॉज मेड एन एमएलसी सो दैट बाई मेकिंग हिम अ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बीएस जो येदियुरप्पा है कुड फुलफिल हिज प्रॉमिस, तो अपना वादा पूरा करने के लिए उनको मंत्री बनाने के लिए जो है वो बोले थे, वादा किया होगा उन्होंने, मंत्री बना दिया उन्होंने। येदियुरप्पा ने कहा कि दैट द लेजिस्लेचर्स हु हेल्प फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट वुड बी गिवन मिनिस्ट्रियल जो आपकी पोस्ट है, तो जो भी बीजेपी को हेल्प करेगा तो मंत्री पद दे देंगे, तो बना दिए। लेकिन जब उनकी सदस्यता ही जो है डिस्क्वालीफाई कर दी गई है, उनकी जो आपकी मेंबरशिप है उनको मेंबरशिप से उनको क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो मंत्री कैसे बनेंगे, है ना, वहां पर संवैधानिक आधार है उसका, ठीक है। इसके बाद ये जो पिटीशन है वो आपकी दायर की गई कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसमें मतलब ये बोला गया, आरोप लगाया गया कि जो ये विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ जी जो है आपके हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग हिम अ मिनिस्टर, हाउएवर ही वाज डिफीटेड इन द बाई इलेक्शन, तो भैया बाई इलेक्शन वो हार गए, तो दूसरी जगह से बाईपास करके उनको मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कहानी है। हियरिंग द एप्लीकेशन द बेंच सेड, जो बेंच है उसने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि इट इज नॉट डिसाइडेड एट फर्स्ट साइट दैट आरसी शंकर एंड एन नागराज is disqualified under article 164 subclause 1 subclause b and article 361 subclause b. We believe that Vishwanath is disqualified under article 164 1b and article 361 subclause b, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शुरू में जो लिखा हुआ था उसका जो है रेपिटेशन है, इसमें 2 ही 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, वो लिख के आप लोग ये दोनों आर्टिकल और किस तरीके से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें जो सर्वे डिसीजन होता है, अगर सदन के अंदर है तो कौन लेगा, स्पीकर लेगा, इलेक्शन कमीशन की वहां पर रिकमेंडेशन होती है, फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाई किया जाता है उनको, ठीक है ना। तो आर्टिकल 102, आर्टिकल जो है आपका 194, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 361, ये आपको आज देखने की जरूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पार्ट लिखा गया है, वो जो पॉइंट लिखा गया है उसमें बताया गया है कि पिटीशन में यह भी दलील दी गई कि दैट अ क्वालिफाइड मेंबर can be made eligible to be appointed to the post of minister only
इफ ही विंस द बाई इलेक्शन फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। नॉर्मल सी चीज है, देख जाइएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पॉल्यूशन वाले पार्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका रिवर में जो वाटर पॉल्यूशन है उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि वाटर क्राइसिस भी बहुत है। शुद्ध एक तो पानी नहीं है और ऊपर से फिर पानी है तो वो आपका प्योर नहीं है, इसीलिए एक पूरा का पूरा मार्केट जो है वो रेडी हो गया कि पानी खरीद के पीना पड़ रहा है हम लोगों को, है ना। तो ये सब चीजें जो है आप इस टॉपिक के अंतर्गत समझ के चलिएगा। हर नदी के संदर्भ में ऐसे ही प्रदूषण के जो पॉइंट्स होते हैं ना, सिर्फ नदियां जो है वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें यमुना रिवर पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है जो कि सबमिट की गई है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, मतलब जो आपकी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है उसने अपनी क्या की है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को क्या किया है, सबमिट किया है, ठीक है ना। तो उस पे जो है आपका क्या बोला जा रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर जो है आपकी ऑन द क्लीनिनेस ऑफ रिवर यमुना, ठीक है ना। तो जो आपकी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उनको जो है यमुना की सफाई पर जो है अपनी एक मासिक प्रगति रिपोर्ट किसने, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण जो आपकी कमेटी है उसने प्रस्तुत की। तो उसमें कुछ की फाइंडिंग्स है वो बताई जा रही। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो लेवल ऑफ मल्टी साइकिल कॉलीफॉर्म है जम्प्स फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेटा। आपको पता है कि हर चीज की एक क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। गंगा नदी की भी इलाहाबाद में स्थिति इतनी खराब थी तो क्या होता है कि जब उससे ओवर लोड हम वहां पर करने लग जाते हैं तो उसकी जो वापस से जो उसकी रिवाइवल वाली जो आपका साइकिल होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। कहने का मतलब कैरिंग कैपेसिटी जितना आप अपशिष्ट डालेंगे उसका पुनर्चक्रण वो कर पाएगी, लेकिन अब उससे डबल डाल देंगे अगर तो वो नहीं कर पाएगी तो वो प्रदूषण हो जाएगा, है ना। उसी को बोला जाता है पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि उसमें जो है एक्सक्रेटा से जो आपके जम्प्स वगैरह होते हैं ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रेटा से, उसका जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा देखा गया है, जो कि आपकी डिजायरेबल लिमिट होती है उससे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जो टेस्ट किया गया आपका रिवर यमुना में जो दिल्ली में है, वेयर द रिवर एंटर्स द सिटी। नॉर्मल सी चीज है और इस पॉइंट को आप याद भी रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द सीपीसीबी का गठन किससे हुआ है आप बताइएगा। 1974 वाला वाटर पॉल्यूशन जो आपका मतलब वाटर पॉल्यूशन जो कंट्रोल एक्ट आया था उसके अंतर्गत बनाया गया है कि 1986 वाला ईपीए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत बनाया गया कि फिर आपका 1980-81 वाला जो आपका एयर वाला आया था उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत बनाया गया ये बताइएगा आप, है ना। इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी, ठीक है ना, सीपीसीबी। और सीपीसीबी और जो आपके स्टेट वाली जो भी आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके बारे में आपको जानने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट डोमेन है। तो यहां पर सीपीसीबी ने बताया कि अगर मतलब कोई भी स्नान कर रहा है उस रिवर में तो द डिजायरेबल लेवल ऑफ सीवेज कॉलीफॉर्म जो है आपका शुड बी 500 एमपीएन पर 100 ml और लेस। ये जो है सुरक्षित स्तर होता है इसका, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है आईटीओ ब्रिज के आसपास जो आपका इसका स्तर है वो 3,30,000 एमपीएन है पर 100 ml। अब ये एमपीएन के चक्कर में मत पड़िएगा, ये यूनिट होती है, टाइम वेस्ट मत करिए इन सब में। विच इज 660 टाइम, 660 गुना है। अब समझ लीजिए आप कितना घातक हो सकता है ये आपका, है ना। इन 8 of the 9 लोकेशंस द लेवल एक्सीडेड द सेफ लिमिट। तो भैया जो आपकी 9 आपके स्थान है उसमें से 8 जो जगह है वहां पर ये जो है अपने प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत भीषण है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो लेवल है आपका वेरियस जो आपके प्रदूषक है पॉल्यूटेंट्स है इन द ग्राउंड वाटर सैंपल्स एट डिफरेंट लोकेशंस नियर द 4 वेस्ट फिल्स एरिया इन दिल्ली एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट। मैं हमेशा बोलता हूं कि दिल्ली जैसा हमारा जो कैपिटल है बिल्कुल जो है प्लान डेवलपमेंट नहीं है ना, प्लानिंग के तहत वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए आप देखेंगे पार्किंग की समस्या, इसीलिए पानी की समस्या। पानी गिर जाए भला आधा घंटा रोड में बाढ़ आ जाती है, ये तो सीवेज का सिस्टम है। सुबह सुबह पानी में मतलब पीने वाला जो पानी आता है उसमें सीवेज की लाइन कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके की जो भीषण समस्याएं दिल्ली में जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो वही बताया जा रहा है कि कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था लैंडफिल वगैरह का, तो जब लैंडफिल जब ओवर हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो उससे जो आपका ग्राउंड वाटर है वो भी कंटैमिनेट हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि जो आपका ग्राउंड वाटर है सैंपल्स टेकन एट डिफरेंट लोकेशंस नियर वेस्ट फिलर जोन्स हैव शोन दैट द हार्डनेस ऑफ द वाटर at these locations exceeds the desirable limit of 300 mg पर लीटर, है ना। नॉर्मल सी चीज है, दोनों जो है एक जैसे पॉइंट है, इसको एक एक लाइन में आप नोट डाउन करके रख सकते हैं अपने पास। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो आपके सभी नमूने लिए गए हैं इसमें क्लोरीन और आप जो आपकी कैल्शियम है उसकी भी मात्रा जो है वो डिजायरेबल लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर है ना। उसका भी स्तर खतरनाक है। तो आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन होता है आपका, फ्लोराइड होता है तो उससे फ्लोरोसिस होता है, अब कैल्शियम एक्सीड हो जाएगा, क्लोरीन, तो ये सब भी जो है प्रदूषक का काम करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ स्थानों पर सल्फेट का भी जो आपका लेवल है वो भी आपका जो है वांछनीय जो उसकी सीमा है वो 200 मिलीग्राम है पर लीटर, लेकिन उससे भी अधिक है। तो इसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, तो सीधी बात है कि द रिपोर्ट स्टेट्स, ये जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है दैट ऑलमोस्ट
नो पार्ट ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली इज सेफ फॉर बाथिंग। भैया नहाने के लिए बिल्कुल भी पानी सुरक्षित नहीं, लेकिन लोग जाके वहां पर स्विमिंग करते रहते हैं। वाटर विथ सच हाई लेवल्स ऑफ फेसल कॉलिफॉर्म कैन कॉज एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एंड स्किन इन्फेक्शन ऑन वाटर बॉर्न डिसीजेज। ये सबसे खतरनाक होती है आपकी वाटर बॉर्न जो आपकी डिसीजेज होती है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपके लैंडफिल्स हैं आपके, जहां पर देखते हैं ना गड्ढे गड्ढे में बना के और वहां पर कचड़े वचड़े को डंप किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं लैंडफिल की। इन दिल्ली आर ओवरफ्लो हो रहे हैं। दे वर नॉट बिल्ट एज साइंटिफिक लैंडफिल्स एंड आर जस्ट डंपिंग ग्राउंड्स। नॉर्मल सी चीज है, पहले बता दिया ये पॉइंट मैंने आपको। द वेस्ट पॉल्यूट जो है बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सीधी बात है, सरफेस वाटर भी करेगा, रिस्क के नीचे जाएगा, अगर डंप किए हैं तो उसमें से वो ग्राउंड वाटर को भी जो है कंटामिनेट कर रहा है, वहां पे पॉल्यूट कर रहा है, लीडिंग टू इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल्स इन द सराउंडिंग जो आपका एरिया होता है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहां पर आर्टिकल रखा गया है, ये कॉम्बैटिंग फेक न्यूज ब्रिक्स मीडिया फोरम है। आप इसको इंटरनेशनल अफेयर्स में देख सकते हैं, आईआर के अंतर्गत जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। तो रिसेंटली आपकी जो है मीडिया फोरम जो है उसके अंतर्गत ये जो है बैठक आयोजित की गई। 5th आपकी ब्रिक्स मीडिया फोरम है जिसको यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ब्रिक्स का मतलब क्या है आप लोगों को पता होगा सब कुछ, ठीक है ना। लास्ट में साउथ अफ्रीका जो है शामिल हुआ था, उसके पहले आपका ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। ब्रिक्स है, ब्रिक्स बना कब बना, किस ईयर में बना ये बताइएगा। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम किया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो इसको आप ग्लोबल साउथ के रूप में भी देख सकते हैं। उसमें आप देख लीजिए कि रशिया चाइना ऊपर से आ गया, बाकी जो मेन आपकी है डेवलपिंग कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का यहां पर जो है बैठक की गई है ना, ज्वाइंटली मतलब काम करने के लिए। वहां पर जो मुद्दा था वो ये था कि एक साथ काम करें, जो भी आपका मतलब फर्जी मतलब खबरें जो है वो क्या की जाती है, सर्कुलेट की जाती है, उनसे बचाव किया जाए, ठीक है ना। और 5 देशों ने संयुक्त रूप से जो आपकी पैंडेमिक है, जो आपका कोविड है, उससे निपटने के लिए जो है साथ मिलके जो है वहां पर चलने के लिए एक दूसरे को क्या किया है, आह्वान किया है उनका, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है, रेफरेंस है। अब रिलेटेड कंसर्न क्या है, सबसे पहली चीज द राइज इन फेक न्यूज, सबसे बड़ी चीज है। आप बताइए जो मीडिया है आपका, है ना, चाहे प्रिंट हो, चाहे डिजिटल हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, उसको समझिएगा। जो मीडिया आपका डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। अब यहां जो मन आया, ट्विटर आ गया लिख दिए, यूट्यूब आया लिख दिए, हाँ, तो फालतू चीजें लिख देते हैं हम, है ना। उसमें कम्युनलिज्म को फैलाने के लिए आप लोग फेसबुक का यूज कर रहे हैं। मतलब हमारे भारत में माइंड इतना डिस्ट्रक्टिव है कि उसका सही चीज में यूज नहीं करेंगे, अवेयरनेस फैले और लोगों को लड़वा रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके की चीजों में रोक लगाना जरूरी है ना। बहुत लोगों को कुछ पता नहीं होता है तो वो तुरंत जो है एग्रेसिव हो जाते हैं और उसका बहुत बड़ा हानि, सोशल जो आपका लॉस होता है वो तो होता ही है, सोशल हार्मनी खत्म होती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लॉस होता है और इससे इनस्टेबिलिटी आती है और इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट होता है। इतने तरीके के डोमेन से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो द राइज इन फेक न्यूज और फॉल्स इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम अमंग मेंबर स्टेट्स। इसके बाद यहां पे बताया जा रहा है कि जो विश्व भर में जो न्यूज है, मीडिया है अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली dailies and other forms of media have also suffered a major injury during the pandemic। तो हर सेक्टर को नुकसान हुआ है, तो इनको भी हुआ है। तो जो आपकी झूठी आपकी सूचनाएं हैं, जब सूचनाएं ही लोगों के पास जो है गलत पहुंचेंगी, जैसे हमारे यहाँ कंपनीज के बारे में, जैसे कोई भी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के बारे में न्यूज रोटेट करके CNBC फलाना लोगों को पैसा लगवा देते, फिर डूब जाती, कंपनी बाहर हो गई। बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे, गूगल करके देखेगा, बंद हो गई अभी जो आपके स्टॉक मार्केट में थी। अब उसमें सेबी भी कुछ नहीं कर रही, फाइन भर देते हैं सेबी को। अरे सेबी को फाइन भर दिए से क्या मतलब है, लाखों लोगों को पैसा चला गया वहां पर, उसको कौन भरेगा पैसा, गवर्नमेंट ने फाइन ले लिया, खत्म हो गया। इसी को तो क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। ऑफिसर्स भी मिले हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी मिले हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी मिले हुए हैं और बड़े बड़े ऑपरेटर्स मिले हुए हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिक डोमेन में करप्शन है आपका, ठीक है ना। तो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है इज बीइंग डिससेमिनेटेड ग्लोबली थ्रू सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया। अब ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आप रियल लाइफ में फील कर रहे होंगे इन सब चीजों को। इट हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर थ्रेट टू मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल एज टू द लाइव्स और मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड देयर वेलफेयर एंड टू द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सोसाइटी एज अ होल। बहुत अच्छा ये पैराग्राफ लिखा गया है, इस तरीके से आंसर लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल से चीजें, इसको नोट डाउन करके आप किनारे रख सकते हैं। आंसर राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, है ना। जहां पे भी अच्छी चीजें दिखाई देती है मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल यही सब गाइड है आपके लिए, है ना। मतलब गाइडेंस का एक आयाम है ना, गाइड वैसे समझिएगा, ठीक है ना। तो व्हाट कैन बी डन, तो क्या किया जा सकता है, तो भैया जो भी आपकी ब्रिक्स मीडिया फोरम है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कहां पर, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए अगेंस्ट स्पॉन्सर्ड एंड हार्मफुल फॉल्स न्यूज एज
फॉलोज, ठीक है ना। तो प्रमोट कर सकता है रेलेवेंट मीडिया एक्सचेंज को, वर्कशॉप्स को, ट्रेनिंग दे सकते हैं जर्नलिस्ट को। यहां पर एथिक्स की बात आ जाती है क्योंकि ये भी सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी रोटेट करते हैं। ध्यान से देखिए इसको, आप देखते हैं ना सनसनी, तो भैया टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है ना, कि बढ़िया क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको मतलब नहीं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं सिर्फ डीडी न्यूज, आरएस टीवी, लोकसभा टीवी, बस यही देखिए आप लोग। और बहुत शौक हो करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ने का हेडलाइन, तो सुबह सुबह अपने मोबाइल पे खोलिए AIR न्यूज, उसको पढ़ लीजिए, उसको सुन लीजिए, दैट्स इट। उसके बाहर कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है ना। तो वहां से टॉपिक हमको क्लियर हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यही बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग दीजिए आप जर्नलिस्ट को, है ना। इसमें एथिकल जो उनकी इंटीग्रिटी है उसको भी जो है उच्च होना जरूरी है ना। पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स की बात आ जाती है यहां पर। देश के प्रति जो है कितने ईमानदार हैं जनता के प्रति, ये सब डोमेन भी आ जाता है। एथिकल एंगल हर जगह देना है हमको। जीएस में चारों पेपर पढ़ना है, हर आंसर में एक पॉइंट एथिकल पर्सपेक्टिव का भी आना चाहिए। जहां पे भी हमको मौका मिलेगा हम एक पॉइंट वहां पर ऐड करेंगे। एंड डायलॉग विद टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड एम्पावर दोज वर्किंग टुगेदर टू एंड दिस क्राइसिस। इसके बाद लिखा जा रहा है बाय मेकिंग श्योर द fact checking and verification by well trained teams of journalists to introduce technology solutions such as artificial intelligence का यूज किया जाए to fact testing organizations, है ना। नॉर्मल सी चीज है, टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात कर रहे हैं। तथ्यों के परीक्षण के लिए जो है संगठनों के लिए जो है कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां पर सॉल्यूशन निकालने की बात किया जा रहा है यहां पर। इसके बाद क्या किया जा सकता है वो बता रहे हैं, तो ये सब पॉइंट बताए जा रहे हैं। अब ये जो फोरम उसके बारे में बता रहे हैं कि भैया इसकी जो स्थापना हुई थी तो क्यों की गई थी। अब आप समझिए क्यों की गई होगी। तो भैया मीडिया सहयोग को, जो आपका मीडिया के अंतर्गत जो आपका कॉर्पोरेशन है देशों के बीच में, ब्रिक्स के बीच में, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो आपका ब्रिक्स मीडिया फोरम है जो आपका, ठीक है, इसका प्रस्ताव 2015 में लाया गया था। चीन का जो शिन्हुआ है, शिन्हुआ क्या है, वहां की ऑफिशियल जो है न्यूज एजेंसी है, तो उसके द्वारा किया गया था। इसके जो इंपॉर्टेंट आपके कार्य हैं उसके बारे में बता रहे हैं, फंक्शंस जो है आपके, है ना। प्रकार्य बोला जाता है इसको, कार्य नहीं बोला जाता। हिंदी में कभी लिखिए इसको प्रकार्य लिखिए। तो टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेशन ड्रिवन जो आपकी मीडिया है, नॉर्मल से चीज है, ये पॉइंट देख जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल है। दूसरा ये कि जो ब्रिक्स मीडिया है उसके अंतर्गत कुशल समन्वय तंत्र, है ना, इफिशियंट जो आपका कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है उसको बिल्ड करना बिटवीन ब्रिक्स मीडिया। उसके अलावा टू टेक डायनामिक स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज थ्रू एक्सचेंज एंड प्रैक्टिकल कॉपरेशन अंडर द सिस्टम। नॉर्मल से पॉइंट है, देख जाइएगा। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला जो एमसीक्यू फ्रेम किया गया है बीएसएफ के नाम पे, यहां पर जो है बीएसएफ के संदर्भ पे जो है यहां पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं। आज कोई दिवस व्यवस है क्या? 4 तारीख को बताइएगा जरा, है ना, कमेंट बॉक्स में। मतलब ये अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उसके अंतर्गत कोई दिवस शिवस है क्या आज? बताइएगा जरा। इस तरीके से हमको फैक्चुअल चीजें रेडी करना चाहिए। रोज सुबह उठिए आज कौन सा दिन है, ऐसे ऐसे सारी चीजें जो है दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है इसमें ट्रू को हमको आइडेंटिफाई करना है। 56 आपका एस्टैब्लिशमेंट डे है। प्रोग्राम किसके लिए? ऑफ द बॉर्डर बीएसएफ जो है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 1 दिसंबर 2020। बिल्कुल ठीक बात है, फैक्चुअल जानकारी है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपका। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि बीएसएफ जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, जो आपका इंडिया चाइना वॉर है उसके बाद देखेंगे। विद द स्पेशल, और उसके बाद देखेंगे इसका गठन आप, विद द स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडियन बॉर्डर्स आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर। तो इंडिया चाइना से भी हमने वॉर लड़ लिया था, फिर इंडिया पाकिस्तान से भी लड़ लिया, तो उसके बाद उसको स्थापित करना जरूरी भी था। और आप देखेंगे कि जो आपकी मतलब बॉर्डर जो आपका क्षेत्र होता है वहां पर जो आपके रोड का डेवलपमेंट होता है कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी है, हम देखते नहीं है तो हमको गलतियां हो जाती है हमसे एग्जाम में। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, यहां पर बिल्कुल फैक्चुअल है, इंफॉर्मेटिव है स्टेटमेंट। तीसरा ये कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है आपका, जो उसके पर्सोनल होते हैं, आर डिप्लॉयड ऑन एंटी नक्सल ऑपरेशंस, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। तो बिल्कुल ठीक बात है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा आप आईटीबीपी सुनते होंगे, है ना, जो आपका सीमा, जो आपका सशस्त्र बल होता है उसके बारे में सुनते हो, जिसको आप लोग एसएसबी बोलते हैं, है ना, फिर आईटीबीपी सुनते होंगे आप लोग, उसके अलावा सीआईएसएफ सुनते होंगे, है ना। तो ये सब जो है आपको इनके अंतर्गत आते हैं। आपको पता है ना कि ये होम मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत रहते हैं। तो इन सब बॉडीज को याद रखिएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आपके दिव्यांग लोग हैं, है ना, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय दिवस से संदर्भित यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इंटरनेशनल जो डे है आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष
1 दिसंबर को बिल्कुल गलत है, 3 दिसंबर को किया जाता है, ठीक है ना। कल मैंने पूछा भी था और मतलब 1-2 लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया भी है, बाकी तो पता नहीं, आप लोग बताते ही नहीं, मतलब वीडियो देख के चले जाते, 1 सेकंड लगता है यार रिप्लाई करने में। इससे अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि मतलब दोनों तरफ से संप्रेषण हो रहा है। हाँ, इन चीजों को मतलब थोड़ा गौर किया करिए, अच्छा लगता है कि देखते हैं आप लोग वहां पर बताते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि एक्टिव हैं आप लोग, ठीक है ना। हम लोगों को भी, हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए वही सेटिस्फैक्शन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 3 दिसंबर होगी इसकी डे, ठीक है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल डे जो है आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2020, इसका थीम क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड बाय, फॉर एंड विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसको याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि 1992 में यूएन जो आपकी जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 47 मतलब बाय 3 को टू सेलिब्रेट 3 दिसंबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला स्टेटमेंट केवल गलत था और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर क्या पूछा गया था, थोड़ा एक बार देख लेते हैं कौन सा सत्य पूछा गया है। तो आपका सेकंड और थर्ड जो है आपका वो सही है और पहला जो है आपका गलत है ना। तो सही ही बताना है हमको, तो सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।